एपिसोड 20 की शुरुआत होती है और हमें फेंजियान वैली के लोगों को बताया जाता है जो कि एकदम अलर्ट मोड पर थे। कोई भी वहां पर आया तो उस पर वो हमला कर कर उसे टपका सके। और तो और यहाँ पर फेंजियान वैली के स्टूडेंटों को जिस किसी पर भी शक होता है ना, वो उसे सबसे पहले पकड़ लेते थे और फिर उसे बुरी तरह से मारते थे और फिर उससे पूछते थे कि तू बताती है पर नहीं बताती कि स्याओ फैन कहाँ जाती, साथ ही साथ उसके साथ वो लड़की वो भी कहाँ रहती। और जब सामने वाली नहीं बताती तो उसे या तो मार दी जाती या फिर जेल खाने में डाल दी जाती। सॉरी, मतलब कि फेंजियान वैली के लोग बागों के साथ ऐसा ही कर रहे थे। इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जूही के दादाजी को बताया जाता है जो कि 20 से 30 बंदों को जो कि नॉर्मल इंसान थे उन्हें जोर का कहानी सुना रहे होते हैं। अब जब ये बंदे जूही के दादाजी से ये पूछते हैं कि फेंजियान वैली क्या कर रही है, क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो जूही के दादाजी इन लोगों से मना कर देते हैं कि तो मरना तो एक दिन सभी को है, तो भले तुम आज मर जाओ या फिर कल मर जाओ, तो भला तुम इस तरीके से यहाँ से भाग क्यों रहे हो। अब भाई साहब जूही की दादाजी की बात सुनते हैं ना ये लोग, तो हमें से रिला देते हैं कि ठीक है भैया मरना है तो मर जाएंगे यहीं पर। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वू चैन को बताया जाता है जो कि चारों तरफ एकदम कुत्तों की तरह फिर रहा था। साथ ही साथ उसे जो कोई भी मिलता उससे वो पूछताछ ही करने लगता है कि बताओ स्याओ फैन कहाँ पर है, या फिर तुमने एक लोमड़ी को देखा क्या। और सामने वाला व्यक्ति नहीं बता पाता तो वू चैन चलता तो उसे निपटा डालता या उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करता। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें प्याओ फैन को बताया जाता है जो कि एक कमरे में एकदम शांति से बैठा हुआ था और वो प्याओ के बारे में सोच रहा था कि प्याओ को कुछ हो ना जाए। पता नहीं, मैं इतने सालों से लगा हुआ हूँ प्याओ को जिंदा करने की कोशिश में, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा सबूत या रास्ता नहीं मिला है जिसकी सहायता से मैं प्याओ को जिंदा कर सकूं। और तो और यहाँ पर जो लोमड़ी वाली लड़की है ना, उसने भी मुझसे कहा है कि कभी कभी जो मेरी इविल पावर है ना वो मुझ पर ही हावी हो जाती है, इसलिए मुझे इन इविल पावरों का भी कुछ सोचना पड़ेगा। अब भाई साहब हमारे जैसे आपने सोच तो रहा था, मैं सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जू किंग को बताया जाता है जो कि जो फेंजियान पवेलियन है ना वहाँ पर आ चुकी है। अब जैसे ही जू किंग यहाँ पर आती है ना तो फेंजियान पवेलियन का एक स्टूडेंट चलता है तो जू किंग को एक बढ़िया से घर में छोड़ जाता है कि तुम यहाँ पर रहकर आराम करो, कल सुबह से हम हमारे काम पर लगेंगे। जू किंग भी इस सीनियर की बातें सुनकर इस घर के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद जू किंग सोचती है कि यहाँ पर वो सिर्फ फेंजियान पवेलियन की मदद करने के लिए नहीं बल्कि ये पता लगाने के लिए आई है कि फेंजियान पवेलियन के अंदर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन जू किंग चलती है तो ये सब बातें छोड़कर स्याओ फैन के बारे में सोचने लगती है कि आखिर वो कैसा होगा और कहाँ होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें उस लोमड़ी वाली लड़की को बताया जाता है जो कि अब एक अलग ही लुक में चेंज हो चुकी थी। बोला जाए तो हमारा स्याओ फैन था ना एक छोटे से गाँव में आ गया था, तो यहाँ पर हमारे स्याओ फैन को और जो लोमड़ी वाली लड़की थी ना उसे यहाँ पर अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिल गए थे। अब इतने में हमें लोमड़ी वाली लड़की को बताया जाता है जो कि यहाँ पर मस्त तरीके से एकदम डांस कर रही होती है और यहाँ पर एकदम बेहतरीन म्यूजिक भी बज रहा होता है। इतने में अब हमारे स्याओ फैन को बताया जाता है, स्याओ फैन चलता है तो इस लोमड़ी वाली लड़की को लेकर बाजार में घूमने लगता है। साथ ही साथ हमारा स्याओ फैन बहुत सी जगहों में इस लड़की को घुमाता रहता है। इतने में हमारा स्याओ फैन चलता है तो इस लड़की को नाव की सवारी करने के लिए भी ले जाता है। हालांकि सारे समय हमारा स्याओ फैन तो बहुत ही ज्यादा उदास रहा, लेकिन जो लड़की थी ना ये अपना पूरा एंजॉयमेंट एकदम मस्ती से कर रही थी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जूही की बड़ी बहन को बताया जाता है। बोला जाए तो फिंगर, उससे बताया जाता है फिंगर चलती है तो फेंजियान पवेलियन के जितने भी स्टूडेंट वगैरह है ना जो उस पर हमला करने के लिए आते थे सभी को हिंट्रोटाइज कर मतलब कि अपने बस में कर उनके अंदर से सारी जानकारी लेकर उन्हें यहाँ पर निपटाया कर देती थी। बोला जाए तो मार दिया करती थी। अब कुछ समय तक ऐसे ऐसा चलता रहता है। इतने में फेंजियान पवेलियन का एक स्टूडेंट फिंगर के चंगुल से बच निकलता है, इसलिए वो एक चिड़िया अपने पास से उड़ा देता है जिस वजह से आस पीस में जितने भी फेंजियान पवेलियन के स्टूडेंट थे ना वो सभी के सभी फिंगर की ओर आगे आने लगते हैं और पलक झपकते ही फिंगर को घेर लेते हैं। अब जब फिंगर अपने आप को घिरा हुआ पाती है ना तो वो मुस्कुराने लगती है कि इतनी जल्दी फेंजियान पवेलियन के लोग आ गए। लेकिन इससे पहले फेंजियान पवेलियन के लोग कुछ कर पाते फिंगर तो यहाँ से 9 to 11 हो जाती है। बोले जाए तो यहाँ से गायब भी हो जाती है। अब इतने में हमें फेंजियान पवेलियन के सीनियर स्टूडेंट को बताया जाता है। सीनियर स्टूडेंट चलता है तो इन लोगों की बातें सुनकर कुछ समझ जाता है क्योंकि इन लोगों ने कहा है कि आपके आने से ठीक पहले ही जो फिंगर थी ना अचानक यहाँ से गायब हो गई है। फेंजियान पवेलियन का जो सीनियर स्टूडेंट था ना वो समझ जाता है। फेंजियान पवेलियन का सीनियर स्टूडेंट चलता है तो अपनी तलवार को निकालकर जोर से जमीन पर मारता है और मारते ही यहाँ पर जो छलावा फिंगर ने फैलाया था ना वो पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर फिंगर प्रकट हो जाती है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर फिंगर प्रकट होती है ना तो ये लोग ज्यादा बात नहीं करते, फिंगर चलती है तो सीधा फेंजियान पवेलियन के सीनियर पर हमला कर देती है। फेंजियान पवेलियन का सीनियर स्टूडेंट चलता है तो वो भी फिंगर पर हमला कर देता है। अब इनके बीच लगे चालू हो जाती है और काफी समय तक लगे तिरी चलने लगती है। लेकिन इतने में जब फिंगर चलती है तो वो यहाँ पर एक स्मोक वाला बम फोड़ देती है, भड़ाम,
जिस वजह से यहाँ पर चारों तरफ स्मोक ही स्मोक हो जाता है। और जो स्मोक था ना, इसे कोई भी व्यक्ति सूंघता था ना तो वो फिंगर के बस में आ जाता था। अब भाई साहब जैसे ये सभी के सभी लोग फिंगर के इस स्मोक को सूंघते हैं ना, तो सभी के सभी लोग फिंगर के बस में आ जाते हैं। फिंगर चलती है तो इन सभी लोगों से जो सीनियर स्टूडेंट था ना उस पर हमला करवाने लगती है, जिस वजह से जो सीनियर स्टूडेंट चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो जितना भी भागे वो फेंजियान पवेलियन के स्टूडेंटों से बच नहीं पा रहा था। इतने में हमें जू किंग को बताया जाता है। जू की चलती है तो यहाँ पर प्रकट होती है और अपने आइस पावर से यहाँ पर जितने भी फेंजियान पवेलियन के लोग फिंगर के बस में थे ना, सभी के सभी को आजाद करवा देती है। इतने में यहाँ पर जूकी की नजर फिंगर पर पड़ जाती है। अब भाई साहब जैसे ही फिंगर जूकी को देखती है ना तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है कि ये बला कौन सी यहाँ पर आ गई। जूकी चलती है तो वो फिंगर के पीछे पड़ जाती है। फिंगर चलती है तो यहाँ से भागने लगती है। अब फिंगर चलती है तो बहुत ही तेजी से भागती है, लेकिन इतने में जूकी चलती है तो शॉर्ट से फिंगर पर हमला करने लगती है। रास्ते में फिंगर चलती है तो तरह तरह के अटैक बनाकर जूकी पर करती है। जूकी चलती है तो फिंगर के हर अटैक को डिस्ट्रॉय कर फिंगर के पीछे एकदम हाथ धोकर लग जाती है। अब इनके पीछे ऐसा ही बहुत समय तक लगे तेरी होती रहती है। यहाँ पर फिंगर चलती है तो जूकी के सामने थोड़ी बहुत कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए फिंगर चलती है तो यहाँ से भागने की सोचने लगती है। लेकिन जूकी चलती है तो फिंगर को इतनी आसानी से नहीं भागने देते सकती, इसलिए उस पर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगती है। और तो और एक बार जो फिंगर है ना जूकी से मरते मरते बचती है, लेकिन अब फिंगर फैसला करती है कि वो यहाँ से एक खाई में कूद जाएगी जिससे कि वो जूकी से पीछे छुड़ा सके। और फिंगर भी ऐसा ही करती है, वो एक खाई के पास आती है और खाई में छलांग मार देती है, जिस वजह से यहाँ पर फिंगर तो निकल जाती है बचकर। हालांकि जूकी को अफसोस होता है कि फिंगर निकल गए, मतलब कि बचकर। अब इसी के साथ सीन सब होता है, पर हमें जाओ पेन को बताया जाता है जो कि मस्त तरीके से उस लड़की के साथ घूम रहा था। बोला जाए तो उस लोमड़ी के साथ घूम रहा था। हालांकि भले ही हमारा शाह पेन लोमड़ी के साथ घूम रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा उदास था। और फिर क्या इसी उदासी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।